चलो भाई, तो भैया हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे। केमिकल इक्विलिब्रियम के नोट्स तो आ गए होंगे ग्रुप में, कल भेज दिए थे, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कल मैंने आपको जो की पॉइंट आपको समझाया था वो क्या था? केमिकल इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाती है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। मालूम है आपको? यानी कि मैंने कल आपको बताया था कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है बॉस? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होती है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। और एक ग्राफ मैंने आपको बताया था ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मान लो कि ये क्या है? ये आपका रिएक्टेंट वाला पॉइंट है, हाँ या ना? इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी जब रिएक्शन शुरू नहीं होगी। और ये आपका क्या है? ये आपका प्रोडक्ट वाला पॉइंट है, अरे हाँ या ना? तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या आएगी? बढ़ोतरी आएगी। एक लेवल ऐसा आएगा कि जहां पर दोनों का सेम होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? इसी को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपने क्या रखनी है भैया? ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात? ठीक है, चलो। तो ये चीज मैंने आपको बताया था। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात बताया था, क्वेश्चन आता है, दूंगा एग्जाम में। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम? नंबर 1, इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर होता है। समझ में आ रही बात? डायनामिक का मतलब क्या है? कि रिएक्टेंट लगातार प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट लगातार रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। नंबर 2 पर आपको क्या ध्यान रखना कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू किसके हो जाती है भैया? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम। नहीं बोल लेंगे, क्या बोल लेंगे? कांस्टेंट। आई बात समझ में? नोट्स के अंदर मेंशन है, मैंने मेंशन किया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो जाती है भैया? कांस्टेंट हो जाती है। चौथा पॉइंट आ गया क्या? वो बाइक वाला एग्जांपल दिया था मैंने, घर से यहां तक आने का। पैदल आओगे तो 30 मिनट, बाइक से आओगे तो 10 मिनट। क्या घर और यहाँ की पोजीशन चेंज हो रही? क्या नहीं, लेकिन बाइक ने क्या कर दिया? टाइम को रिड्यूस कर दिया। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम को अचीव करने में, जल्दी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए तो कैटलिस्ट यहाँ पर क्या करते हैं भैया? रोल प्ले करते हैं। हाउएवर कैटलिस्ट किसी भी तरह से इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है भाई? 0 हो जाती है। ये आपको 4-5 पॉइंट अपने याद रखिएगा। क्वेश्चन दूंगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, आपको यही 5 पॉइंट याद रखने। पहला डायनामिक इन नेचर वाला, दूसरा इसकी रेट को लेकर के, तीसरा इसकी कंसंट्रेशन को लेकर के, चौथा कैटलिस्ट को लेकर के, पांचवा गिब्स फ्री एनर्जी को लेकर के। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, याद रखना है। समझ में आ रही बात आपको? और उसमें ये वाला डायग्राम जरूर बना दियो। कोई दिक्कत वाली बात है? आपके नोट्स के अंदर ऑलरेडी क्या है भैया? मौजूद है चीजें को, इसको अपना क्या रखना? ध्यान रखना। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था? उसके अलावा मैंने बताया था कि मान लो आपका एक इसमें कन्वर्ट हो रहा बी के अंदर। एक चीज और याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम हमेशा किसमें पढ़ा जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर पढ़ा जाएगा। और वो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कहां कराते हैं? क्लोज कंटेनर के अंदर। कहां कराते हैं भाई? क्लोज कंटेनर के अंदर कराते हैं। ओपन कंटेनर में उसको हम देखने नहीं मिलेंगे। देखो T इज इक्वल टू 0 पर भाई अभी रिएक्शन चालू तो नहीं हुई ना, हुई तो नहीं। तो जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी भैया? वो हमारी मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी? अरे होगी। बी की कॉन्सेंट्रेशन तो 0 है ना, तो रिएक्शन बड़ी तेजी से आगे के डायरेक्शन में ए से बी में बनेगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी हमारी? इंक्रीज होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? लेकिन जैसे जैसे बी बनना स्टार्ट होगा तो थोड़े टाइम के बाद में बी की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी? बढ़नी शुरू होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि बी की कॉन्सेंट्रेशन ए से बढ़कर के बढ़ जाएगी आगे, तो तब ये बी वापस किस में चलने लगेगा? ए के डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो टाइम बीतने पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या होगी भाई? इंक्रीज होने लगेगी। तो कितनी तेजी से डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि आरएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? ए की कॉन्सेंट्रेशन से। होगा नहीं होगा? और आरबी जो हो यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, यानी जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा, अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। किस रेट से जाएगी? डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट कितना है। समझ में आ रही बात आपको? अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। किस रेट से जाएगी? डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कितना ज्यादा है। तो ये इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लगा ली मैंने। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या लगाएंगे भैया? एक कांस्टेंट लगाएंगे। रिएक्शन की रेट के बारे में बात कर रहा तो हम क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट यहां पर अब यूज करेंगे। तो आरएफ इज इक्वल टू क्या हो गया भैया हमारा? आरएफ इज इक्वल टू हो गया केएफ ऑफ ए की कॉन्सेंट्रेशन। आरबी इज इक्वल टू क्या हो गया भैया? केबी ऑफ बी की कॉन्सेंट्रेशन। हाँ या ना? अरे होगा। हम जानते हैं सर एट इक्विलिब्रियम आरएफ बराबर आरबी के होगा। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम पर आरएफ और आरबी का रेशियो निकालने लग जाऊं तो एट इक्विलिब्रियम ये आरएफ इसके बराबर होगा आरबी के। क्या मैं कह सकता हूं कि केएफ ऑफ ए की कॉन्सेंट्रेशन वो किसके बराबर होगा? केबी ऑफ बी की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। हाँ या ना? ठीक है। अगर कांस्टेंट को एक साइड ले लूं यानी कि केएफ अपॉन केबी इज इक्वल टू क्या आ गया? बी अपॉन क्या हो गया भैया? आपका ए आ गया। तो ये भी क्या हो गया? ये कांस्टेंट का रेशियो, ये एक नया कांस्टेंट हमने कैपिटल के का नाम दे दिया। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं भाई? इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब भी आपको निकालना है तो जो आपके बी बोले तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है उसको डिवाइड किया जाता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर एक्टिव मास। तो मतलब क्या हुआ सर? बी और ए प्रोडक्ट वर्सेस
ए का, मतलब प्रोडक्ट वर्सेस रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास होगा उसके रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं भैया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बताऊं, मैंने बोला कि मैंने बोला कि A प्लस बी गिव्स अस क्या है, ये आपका C है, तो इसका क्या निकालना आपको, एक्टिव मास निकालना, तो इसका मतलब K निकालना। तो K क्या है, प्रोडक्ट तो C है ना, तो C की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लोगे, नीचे क्या है A है, तो A की कंसंट्रेशन यहाँ ली, इनटू में क्या ली, B का एक्टिव मास आपने यहाँ पर लिया। समझ में आ रही बात? मैंने बोला आपका क्या बोला, मैंने बोला H2 प्लस I2 गिव्स अस 2HI, ठीक है। अब इसके लिए K की वैल्यू निकालो भैया, K की वैल्यू क्या होगी, तो HI का एक्टिव मास, लेकिन HI का एक्टिव मास में जो भी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या लगा दो, पावर में लगा दो, अपॉन में क्या हो गया, H2 का एक्टिव मास, अरे ठीक है भैया, क्या हो गया भाई, H2 का एक्टिव मास, और इधर क्या आ गया हमारा ये I2 का एक्टिव मास। K निकालना सीख लो भैया। जैसे कि मैंने बोला हमारा N2 प्लस 3H2 गिव्स अस क्या आया भैया, हमारा 2NH3, तो ये तो प्रोडक्ट हो गया ना। तो K की वैल्यू कैसे निकालोगे, NH3 का एक्टिव मास, इसकी पावर कितना चढ़ा दूं, 2, क्यों चढ़ा दूं सर, 2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, डिवाइडेड बाय N2, हाँ है ना, इसकी पावर तो 1 ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर 1 है, और N2 में क्या आएगा हमारा, H2 की पावर कितना आएगा, 3 आएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके, अरे क्लियर है। जैसा आप देख सकते हैं कि SO2 प्लस O2 गिव्स अस क्या आ गया हमारा, SO3, ठीक है, 2, और ये क्या आ गया आपका 2 आ गया, 2 2 4 2, ठीक है। इसके लिए K की वैल्यू बताओ क्या निकलेगी, SO3 ऊपर कितना चढ़ाऊं पावर में, 2 डिवाइडेड बाई SO2 की पावर कितनी चढ़ाऊं, 2, O2 की पावर प्लस नहीं लगाना भाई, इनटू में लगाना है, O2 की पावर कितनी चढ़ाऊं यहाँ पर, O2 की पावर, अबे 1 गधों। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है हमारा, ये एक्टिव मास निकालने का तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात है। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम हमने पढ़ा है इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, बोले तो लोमा के नाम से इसको जाना जाता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है भाई, समझ में आ गया। लॉ ऑफ मास एक्शन में बेसिकली हम प्रोडक्ट की पावर का जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं। समझ में आ रही बात? ये होता है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। फिर भी अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो एक्टिव मास का और लॉ ऑफ मास एक्शन का एक पूरा का पूरा डिटेल लेक्चर है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा ना सिलेबस के अंदर, आएगा ना, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, चलिए, तो कंक्लूजन क्या निकला सर, कंक्लूजन ये निकला कि अगर मुझे K निकालना है तो प्रोडक्ट की पावर जो भी क्या होगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय क्या होगा, रिएक्टेंट टू द पावर क्या होगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसी को तो क्या बोलेंगे। ध्यान से सुनना, अगर मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1 मान लूं, क्या मान लिया मैंने, 1, यानी एक एक मॉलिक्यूल की बात करा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि P का एक्टिव मास प्रोडक्ट का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास, हाँ या ना। अब ध्यान सुनिएगा, ये वैल्यू K है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे भाई, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाएगा। इसके दो तरह से हैं, अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं सॉल्यूशंस के अंदर, किसके अंदर भाई, सॉल्यूशंस के अंदर, तब आप निकालेंगे कंसंट्रेशन के टर्म्स में। उस टाइम पर इस K के नीचे एक C और लगा दो, जो कि ये बताएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में। अगर आप निकाल रहे हैं गैसेस का, तो गैसेस का आप किस वे में निकालोगे, प्रेशर की वे में निकालोगे, हाँ या ना। तो उस टाइम पर इस K के नीचे क्या लिख देंगे, Kp निकलेगा सेम तरीके से, कोई भी चीज यहाँ पर चेंज नहीं होगी। पहली बात, कोई दिक्कत वाली बात है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपका जो एक्टिव मास होता है, एक्टिव मास बेसिकली मोलैरिटी ही है। एक्टिव मास बेसिकली क्या है भाई, मोलैरिटी है। मोलैरिटी का मतलब समझते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात? जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस ब्रैकेट से, ये एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने का क्या है, सिंबल है। अब मैंने बोला कि P का एक्टिव मास मतलब ये क्या है, इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने बोला A का एक्टिव मास, ये बोला। मैंने बोला C की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो आपको क्या रखनी है भाई, ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत वाली बात है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ले भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पर? तो ये क्या था हमारा, ये था। अब एक चीज समझाइएगा मुझे, सर मेरा रिलेशन तो यही है ना कि K इज इक्वल टू P का एक्टिव मास डिवाइडेड बाई R का एक्टिव मास। P बोले तो प्रोडक्ट, R बोले तो रिएक्टेंट। अगर मुझे K की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे K की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है तो बताओ क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे K की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है मतलब ऊपर की वैल्यू बड़ी, नीचे की वैल्यू कम रखनी पड़ेगी, नहीं रखनी पड़ेगी? दिमाग लगाओ, ऊपर की वैल्यू बड़ी और नीचे की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, कम। मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या रखनी पड़ेगी, ज्यादा, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या रखनी पड़ेगी भाई, कम रखनी पड़ेगी, हाँ या ना। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर मुझे K रखना है भैया किसके, निगेटिव के बराबर, समझ में आ रही बात, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ऊपर की यूनिट छोटी, नीचे की बड़ी, हाँ या ना। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या रखेंगे भाई, हम यहाँ पर कम रखेंगे, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या रखेंगे भाई, ज्यादा रखेंगे, हाँ या ना। समझ भाई, नीचे का जब बड़ा होगा ऊपर का छोटा होगा तो वैल्यू कम आएगी ना, एक से कम आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। अगर मुझे K की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है, तो प्रोडक्ट किसके बराबर रखना पड़ेगा भाई, R के बराबर। और ये कंडीशन कब होगी, इक्विलिब्रियम पर। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ आएगी, पीछे की तरफ आएगी। ये कंडीशन कब होगी, जब आपके
बैकवर्ड रिएक्शन है। अगर आपका रिएक्टेंट ज्यादा है तो प्रोडक्ट रिएक्शन कहां को चलेगी, आगे की तरफ को चलेगी, या आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, या आपके फॉरवर्ड रिएक्शन का केस होगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, ये आपका बेटा शॉर्ट रिवीजन क्लासेस है। अगर आपको फिर भी इनको समझने में थोड़ी बहुत कोई परेशानी 1% रह जाती है तो फुल डिटेल का लेक्चर है, आप उसको देख लेना, उसके बाद में रिवीजन देख लीजिएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब इसमें कुछ बच्चों ने लापरवाही दिखाई दी है, वही चैप्टर है जिसमें लास्ट में तुमने लापरवाही दिखानी शुरू कर दी थी। समझ में आ रही बात आपको? अब अजीब सा लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? लग रहा? हाँ, तो वो फुल डिटेल वाला लेक्चर देख लीजिएगा उसके बाद में। हालांकि मैं इजी करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं फिर भी। अरे ठीक है, क्लियर है? चलिए अब ध्यान सुनिएगा। अभी मैंने पीछे क्या निकाला, मैंने निकाला केसी और केपी के बारे में। यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो क्या लिखेंगे, के को हम केसी, प्रेशर गिवन है तो क्या लिखेंगे, के को हम केपी लिखेंगे। अब एक रिलेशन याद रखिएगा कि केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू द पावर क्या है, डेल्टा एन। ये है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी है। और डेल्टा एन क्या है भैया, डेल्टा एन है मोल्स डिफरेंस। क्या है भैया, मोल्स डिफरेंट। किसके हैं भैया, जो प्रोडक्ट की साइड के टोटल मोल है उसमें से रिएक्टेंट की साइड के टोटल मोल को माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इक्वेशन क्या याद रखनी भैया आपको, इक्वेशन याद रखनी सर, केपी इज इक्वल टू क्या बना हमारा, केसी इंटू आर टी टू द पावर क्या बन गया, डेल्टा एन। अब डेल्टा एन कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट साइड। एग्जांपल देखिएगा, मैंने बोला N2 + 3H2 गिव्स अस क्या है भैया आपके 2NH3। तो बताओ NH3 के आगे क्या लिख रहा है, 2। तो यानी प्रोडक्ट में कुल कितने मोल है, 2 ही है। रिएक्टेंट में यहाँ 3 लिख रहा है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। रिएक्टेंट की साइड पर कितने मोल हो गए, 4 हो गए। तो 2 में से 4 माइनस कर दो, वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो डेल्टा एन की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए क्या होगी भाई, -2 होगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जैसे कि मैंने बोला H2 + I2 गिव्स अस क्या हो गया हमारा 2HI आ गया, आएगा। इसके लिए डेल्टा एन बताओ जल्दी कितना आएगा, शाबाश। डेल्टा एन बताओ जल्दी कितना आएगा, 0। कैसे निकाला 0 भाई, सर इधर क्या है 2 आ गया, -1 इधर है, 1 इधर है, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 - 2 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अरे बात समझ। इधर देखिएगा ये PCl5 का डिकम्पोजिशन है, कैसे टूटेगा, PCl3 + Cl2। इसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू बताओ जल्दी कितनी आएगी, 1। कैसे निकालोगे सर, 1 और 1 2 माइनस क्या करना है 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। यानी प्रोडक्ट के टोटल मोल में से क्या माइनस करने हैं आपको, रिएक्टेंट के टोटल मोल माइनस करने हैं, तो डेल्टा एन की वैल्यू आ जाती है। सर क्वेश्चन क्या बनेगा, एग्जामिनर पूछ सकता है कि फलानी रिएक्शन के लिए केपी की यूनिट क्या बनेगी। समझ में आ रही बात, केसी की यूनिट क्या बनेगी, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, तो जब भी आपसे केपी की केसी की यूनिट पूछा जाए, केसी की यूनिट में बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं ना, तो कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर टू द पावर क्या हो गया डेल्टा एन। और केपी की यूनिट हम एटीएम में मेजर करते हैं, तो एटीएम टू द पावर क्या हो जाएगी भाई, डेल्टा एन हो जाएगी। ये भी आपने क्या रखना है भैया, यहाँ पर ध्यान रखना है। अरे ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, अब यहाँ पर हमारे कुछ एप्लीकेशन वाला पार्ट आ जाता है। देखो, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या है भैया, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कितने फैक्टर के ऊपर, 2। एक होता है रिएक्शन कोफिशिएंट के ऊपर, ठीक है, और दूसरा होता है भैया टेम्परेचर के ऊपर। समझ में आ रही बात, कितने फैक्टर पर डिपेंड करेगा, 2 फैक्टर पर। एक करेगा रिएक्शन कोफिशिएंट है, और दूसरा क्या है भैया, दूसरा हो गया आपका टेम्परेचर। क्या हो गया भाई, दूसरा टेम्परेचर। चलिएगा, तो रिएक्शन कोफिशिएंट का मतलब समझिएगा क्या है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जांपल में समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला केस 1, मान लो मेरा एक रिएक्टेंट ए से बी में कन्वर्ट हो रहा, इसके लिए वैल्यू मैंने क्या मान ली, K1 मान ली। कोई दिक्कत वाली बात है, हाँ ना, ठीक है। अब अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूं कि बी से ए बन रहा है, तो क्या मैं इसके लिए K2 = 1/K1 नहीं लिख सकता क्या, बताओ भैया? लिख सकता हूं ना भाई, रेसिप्रोकल हो रहा। सर प्रूव करके दिखाओ, चलो मैं प्रूव करता हूं। अगर मैं K1 की वैल्यू निकालूंगा तो K1 की वैल्यू में B का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय A का एक्टिव मास होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। इसके लिए मैंने क्या माना K2, तो K2 की वैल्यू में क्या होगा, A का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय क्या होगा भाई हमारा, B का एक्टिव मास। अरे होगा नहीं होगा? तो अगर मैं K2 का रिलेशन निकालू तो K2 = 1/K1 क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। K1 की वैल्यू क्या है, B का एक्टिव मास, अपॉन में नीचे A का एक्टिव मास रखूंगा, वो कहां चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। देखो, A का एक्टिव मास अपॉन B का एक्टिव मास बराबर K2 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये वैल्यू हो गई 1/K1। यानी कि एक रिएक्शन ऐसे लिख दी, वही सेम रिएक्शन उल्टी लिख दी, तो उसके लिए K1 उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो पहले वाली की क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। एग्जांपल देखिएगा, सर मैंने बोला N2 + 3H2 गिव्स अस क्या है, 2NH3 है। इसके लिए K की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/20। समझ में आ रही बात? तब 2NH3 जो है आपका, वो अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं N2 + 3H2 में, तो इसके लिए K2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर क्या जाएगा, 20 जाएगा। समझ में आ रही बात? डायरेक्ट कैसे गया, क्योंकि यही सेम रिएक्शन उल्टी कर दी, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी रेसिप्रोकल हो जाता है। बोलो भाई, पहला रिएक्शन कोफिशिएंट याद आया, समझ में आया, क्लियर है भैया? चलिए, दूसरा रिएक्शन है। अब मेरे पास में 2 रिएक्शन है। मैंने बोला एक रिएक्शन है P से Q, इसके लिए क्या इक्वेशन मानी मैंने, K1।
ठीक है। एक बोला मैंने R से S गया, इसके लिए इक्वेशन क्या मान ली, 2 मान ली। अब मैंने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मैंने बोला कि P प्लस R गिव्स अस क्या है हमारा Q प्लस S, इसके लिए वैल्यू मैंने क्या मान ली, K3 मान ली। तो आपको K3 की वैल्यू बतानी इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2। कोई दिक्कत वाली बात है? जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, कुछ भी हो, आप K1 और K2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अगर मुझे K1 यहां से निकालना है तो क्या Q की एक्टिव मास डिवाइडेड बाय P का एक्टिव मास इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर मैं K2 का वैल्यू निकालूंगा तो क्या S का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय R का एक्टिव मास के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर मुझे इस पूरी इक्वेशन के लिए K3 का, मुझे नहीं पता क्या रिलेशन है, लेकिन मैं इसकी K3 की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो Q का एक्टिव मास इनटू में S का एक्टिव मास, ये प्रोडक्ट हो गया ना, रिएक्टेंट क्या आ गया, P का एक्टिव मास इनटू में क्या हो गया हमारा R का एक्टिव मास, हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ। अब पहचानो ये क्या है, Q बाई P, तो ये भी क्या हो गया, Q बाई P। क्या मैं इसको K1 नहीं बोल सकता क्या? हाँ या ना? ये क्या हो गया, S बाई R, ये भी क्या हो गया हमारा S बाई R। क्या मैं इसको K2 नहीं बोल सकता क्या? क्या मैं कह सकता हूं सर K3 इज इक्वल टू क्या है, K1 इंटू K2 है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ट्रिक क्या है याद रखने की, कि दोनों रिएक्टेंट आप ऐड कर दोगे तो दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर दोगे भाई, मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 लोग हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? इसी के साथ ही हमारा एक दूसरा पोर्शन और है, ठीक है। यही सेम रिएक्शन में लेता हूं। मैंने क्या लिया सर, मैंने लिया P से चेंज हुआ Q के अंदर, R से चेंज हुआ किसके अंदर भैया, S के अंदर। इसके लिए वैल्यू K1 है, इसके लिए वैल्यू क्या है, K2 है। इस बार मैंने एक का रिएक्टेंट और एक का प्रोडक्ट लिया, यानी कि P प्लस S इज इक्वल टू क्या आया भैया हमारा, Q प्लस R आया। इसके लिए वैल्यू निकाल दी K3, तब आपको K3 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? अब ये कैसे निकालोगे सर? वही है, मुझे इसके लिए K1 की वैल्यू निकालनी, तो क्या आ गया आपका Q बाई P, Q का एक्टिव मास डिवाइडेड बाई P का एक्टिव मास। K2 की वैल्यू निकालेंगे, क्या है, S का एक्टिव मास डिवाइडेड बाई R का एक्टिव मास। K3 की वैल्यू निकालो जरा, क्या बनेगा, Q का एक्टिव मास इनटू में क्या बना, R का एक्टिव मास डिवाइडेड बाई P का एक्टिव मास इनटू में क्या बन गया हमारा, S का एक्टिव मास। ऐसे तो बनेगा। अच्छा Q बाई P की वैल्यू क्या है, ये K1 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अच्छा K2 की वैल्यू तो S बाई R है, लेकिन यहाँ पे क्या है, R बाई S है, तो क्या रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारी 1 बाई K2, यानी कि K1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई, K2 हो जाएगा। तो याद करने की ट्रिक बच्चों कैसे बताता हूं, अगर आपने रिएक्टेंट को जोड़ा, P प्लस R जोड़ा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कर दो, प्रोडक्ट में कर दो। अगर आपने एक का रिएक्टेंट लिया, एक का प्रोडक्ट लिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कर दो भाई, आप डिवाइड में कर दो। सबसे आसान तरीका है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा, ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये हमारे रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री के कोएफिशिएंट क्या रखने हैं, याद रखने के। अब एक टॉपिक वैसे हमारा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालना सीख लो, के बहुत जरूरी है। 12th में बहुत सारा खेल जुड़ा हुआ है के साथ में। केमिकल काइनेटिक्स में के निकलेगा, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में के निकलेगा, क्यों निकालते हैं जैसे वहां पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे भैया एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। एक एप्लीकेशन में आपको इसका करा चुका हूं, आ रही बात समझ में? चलिएगा, अब हम किसके बारे में बात करेंगे बॉस? अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ टू द प्रिंसिपल अजीज फातिमा पब्लिक स्कूल। बहुत लिखी भैया अजीज फातिमा हमने। एप्लीकेशन ऑफ क्या है भैया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहला आता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे पहला क्या है भैया, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रियलमी का फोन बज रहा है किसी का, हरी बात समझ में? अब देखिए क्या है सर, एक इक्वेशन है मेरे पास में, इक्वेशन का नाम क्या है, ए से कन्वर्ट हो रही बी के अंदर। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसके लिए के की वैल्यू निकालू तो के की वैल्यू क्या निकलेगी, बी अपॉन ए। हाँ या ना? हमें निकलेगी या नहीं निकलेगी? है भाई, ऐसे तो निकलेगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे के की वैल्यू बढ़ानी है, ध्यान सुनिएगा, अगर मुझे के की वैल्यू बढ़ानी है तो मुझे बी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी कि ए की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी? बताओ, है भाई? बी क्यों बढ़ानी पड़ेगी? ऊपर है पॉजिटिव में आएगा ना। अगर मुझे के की वैल्यू हायर साइड करनी है तो बी की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, और ए की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, घटानी। ध्यान सुनिएगा सर, अगर मेरा के की वैल्यू ज्यादा है तो क्या मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना? बनेगा नहीं बनेगा? प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो क्या मेरा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा कि नहीं होगा? सर रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, बताओ रिएक्शन आगे को जा रही कि पीछे को जा रही? अबे गधों, आगे को। रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बनता है यार, क्या दारू पी का है हो क्या? समझो मेरी बात को। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर। ये आगे को जा रही है, प्रोडक्ट अगर वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगे पीछे को जा रही है। मैंने बोला कि प्रोडक्ट बढ़ रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है, तो रिएक्शन आगे को जा रही है कि पीछे को जा रही भाई? हाँ भाई कॉमन, तुम दारू पी गए हो क्या? भाई रिएक्शन आगे को, भाई प्रोडक्ट बन रहा तो पीछे को जाके, पीछे को आगे तो प्रोडक्ट घटेगा नहीं।
कॉमन सेंस लगाओ भाई, रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी ना। ये आगे को जा रहा भाई, ये पीछे को आ गया, समझ मतलब। अच्छा तू यहां से मुजफ्फरनगर के लिए निकला, ठीक है, तू पुल पे पहुंच गया, मुजफ्फरनगर से दूर हुआ कि पास हुआ? पास होता जा रहा ना मुझे। फिर तू शाहपुर पहुंचा, मुजफ्फरनगर के और पास आया कि मुजफ्फरनगर से और दूर हो गया? फिर तुम सांझक पहुंच गए, मुजफ्फरनगर के और पास है और दूर हो गए। तो पता नहीं कौन सी दारू पीगा। मैं कह रहा कि तुम्हारा रिएक्टेंट से तुम प्रोडक्ट की तरफ हो जा रहे, क्या लगा? हाँ जी बैकवर्ड आ रहे। भाई कैसे हो जा रही? फॉरवर्ड ही तो जा रही है ना। अगर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बढ़ता चला जा रहा है तो मतलब क्या, प्रोडक्ट बन रहा, और प्रोडक्ट इसलिए ज्यादा बन रहा क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल है एज कम्पेयर टू भाई रिएक्टेंट के, और वाइस वर्सा ऐसे ही हो गया। अगर मैंने कहा कि सर मेरे के की वैल्यू क्या हो गई बॉस, कम हो गई, तो के की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है? ए की वैल्यू ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बी की वैल्यू कम है, उस कंडीशन में क्या है हमारा? रिएक्टेंट ज्यादा होगा। क्या होगा भाई? रिएक्टेंट ज्यादा हो गया। रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? रिएक्टेंट में। तो रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है कि फॉरवर्ड आ रही? बैकवर्ड आ रही। अब समझे नहीं समझे? तो रिएक्शन बैकवर्ड आ रही, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? सर हमारा रिएक्टेंट यहाँ पर प्रोडक्ट के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल है। इतना डीप क्वेश्चन तुम्हारे से नहीं पूछा जाएगा, मैं बताऊंगा कहां से क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, स्कूल के अंदर। तुम घबरा रहे होंगे, क्या लगा जी क्या बला आ गई। अगर उस टाइम पे थोड़ा सा पूरे डिटेल का ध्यान दे लेते ना, तो आज तुम परेशान नहीं होते। ठीक है, मैं बताता हूँ यहाँ से। एक तो आपसे एक्टिव मास के बारे में क्वेश्चन आता है, एक आपसे लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आध क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलवाना पूछ लेंगे। अब तो क्लास खत्म होने वाली भाई। ये नजर इनायत क्यों? जैद लेट क्यों आया भाई? सोच रहे थे भाई साहब, मैंने तो मैसेज भी रात को नहीं करा। आप रात 1 बजे तक फोन चला रहे थे। ला दिखा, लेगा मोबाइल। किस टाइम से हुआ था रात? किस टाइम? 10:30 बजे करीब सोए थे। क्या कर रहे थे 10:30 बजे तक? हैं? गाड़ी आई थी सर। अच्छा गाड़ी आई थी, तो गाड़ी उतरवाई थी तुमने? अच्छा, उठे किस टाइम हो? सुबह? सुबह। तो सुबह से उठी रहे? अच्छा, तो क्लास का क्या टाइम था? क्यों ग्रुप में मैसेज नहीं है? आप ग्रुप के मैसेज को इग्नोर कर रहे? यस सर। तेरी क्लास खत्म होने में 10 मिनट रह गई और तुम अब आए। 3 घंटे से क्लास चल रही है आपकी। जैद, ओ जैद, आ रहा भी 10 मिनट में? तो भाई यहीं तो खड़ा है। अच्छा फोन में बात कर रहा। चलो खैर, बैठ जाओ जैद सर, बैठ जाओ। तो क्लास खत्म हो गई, चाय वाय मंगवा दो आपके लिए। हो गया बेटे? हो गया? करो 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 करो। हाँ भाई, समझ में आ रही कि नहीं यारी बात? क्लियर है? चलो, उसके बाद में क्या आता है भाई? ऐसे तुम सुनो, ऐसे ही तुमने देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन सब यहीं पे हो गया, सारे एप्लीकेशन ये हो गए। स्टेबिलिटी भी पता लग गई, कब रिएक्शन आगे को जा रही, कब रिएक्शन पीछे को जा रही है, सारी चीजें क्या लगे भाई आपको यहाँ पर ये पता लग जाते हैं। दिक्कत है भाई कोई? अरे बोलो। अब एक लास्ट टॉपिक यहाँ से आता है, लीच चैटलर प्रिंसिपल, और एग्जामिनर उसकी डेफिनेशन तुम्हारे से जरूर पूछेगा। आ रही बात समझ में? लीच चैटलर का मतलब क्या, ध्यान सुनिएगा। देखो अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और समझिएगा। रिएक्शन कोशेंट क्या है भैया? रिएक्शन कोशेंट, ठीक है सर। मैंने रिएक्शन लिखी ए से बी की तरफ को, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम मैं अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो निकालूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? के बोलूंगा, है ना? तो वो कैसे निकलेगा? बी अपॉन ए से निकलेगा। सर अगर मुझे इक्विलिब्रियम पे निकालने का मन नहीं है, तब क्या निकाल लूंगा? तो उस कंडीशन में अगर मैं अदर देन इक्विलिब्रियम इनका कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो निकाल रहा हूं, तो उस कंडीशन पर जो आपका के होगा ना, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वो क्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वही है ना आगे बात। इक्विलिब्रियम में जिस सवाल में अटक गए थे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पर तो क्यू, ये क्या है? ये तो के कब होगा आपका? इक्विलिब्रियम पर। लेकिन इक्विलिब्रियम के अलावा कोई भी पॉइंट है रिएक्शन की शुरुआत में, बीच में, लास्ट में, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? क्यू। तो निकलेगा कैसे? ये भी ऐसे निकलेगा। उस पॉइंट पर बी का कितना एक्टिव मास है डिवाइडेड बाई ए का कितना एक्टिव मास है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन क्या आता है कि सर अगर आपका के बराबर क्यू है तो कंडीशन क्या है हमारी? कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम की है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये पॉइंट आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब एक लीच चैटलर प्रिंसिपल की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि अगर इक्विलिब्रियम को आपने कुछ चीज ऐड करके या कुछ चीज घटा करके, कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज में चेंज ला करके अगर आपने इक्विलिब्रियम को क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। समझ में आ रही बात? यानी कि क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय ए फैक्टर व्हिच डिटरमाइन इक्विलिब्रियम। कोई ऐसा फैक्टर जो इक्विलिब्रियम को डिसाइड कर रहा है, आपने उस फैक्टर को डिस्टर्ब करके क्या डिस्टर्ब कर दिया? इक्विलिब्रियम को ही डिस्टर्ब कर दिया, तब इक्विलिब्रियम
अपने आप को उस साइड में शिफ्ट कर लेता है जिससे उसकी चेंज को क्या किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? अब इसका मतलब समझिएगा क्या है, देखो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखो मेरी रिएक्शन क्या है भैया, ए से बी की तरफ को है, कोई दिक्कत वाली बात है। अब मैंने क्या निकाला, के निकाला, के की कॉन्सेंट्रेशन क्या निकला, बी का एक्टिव मास डिवाइडेड बाई ए का एक्टिव मास। ये नॉर्मल था कि नहीं है? अब मैंने इसमें क्या किया, ध्यान सुनिएगा, ये नॉर्मल चल रही है। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने इसमें ऐड कर दिया प्रोडक्ट। क्या कर दिया भैया, प्रोडक्ट ऐड कर दिया, बोले तो बी ऐड कर दिया। तो क्या यहां पर बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन कहां को आएगी भैया, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अरे होगा नहीं होगा? तो इक्विलिब्रियम कहां होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर को होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। समझ गए नहीं समझ गए? अगर मान लो मैंने यहां पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी भैया, घटेगी। इक्विलिब्रियम की वैल्यू घटेगी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, इस घटने के शिफ्ट होने को आगे की तरफ को बढ़ेगी। यानी कि ये सारी बातें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब तो घुमा फिरा के बस एक ही बात बताई जा रही है। सारा का सारा खेल किसका है, के निकालने का। के निकालना सीख लो, बड़ा आराम से काम बन जाएगा। समझ में आ रही बात? डिटेल लेक्चर में इसका लिंक दे दूंगा, डिटेल लेक्चर का, तो डिटेल लेक्चर अपना एक बार देख लीजिएगा। एक एक्टिव मास का और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले, ये दो लेक्चर अपने डिटेल अच्छे से देख लो, तुम्हारी बात बन जाएगी। समझ में आ रही बात? और इसी के साथ बेटा हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। ये जो हमारा इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है ना भाई, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का एक पार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। अब अगला पार्ट है जिसका नाम क्या है भाई, आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसको हम देखेंगे अगली क्लास में। इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। कितनी देर की डॉक्टर साहब?